students, welcome to the channel MV Academy, and this is your Mithilesh Saw. Today we are going to read about the chapter magnetic materials, which is chapter number 11 of your state board. In few seconds we will first see what is there in the chapter. पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हम पहले वो देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में अभी, and then we will be taking some derivations of the chapter for this particular lecture. Now, basics of magnetic materials and magnetism you all have studied already there in 11th standard students, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है. अच्छा, मैं पहले इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है एक बार आपको एक बारी जस्ट एक क्विक शॉर्ट बता देता हूँ, एंड देन हम चैप्टर पे डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है. तो बच्चों देखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स ये वाले चैप्टर में आप ध्यान से देखना. मैग्नेटिक मटेरियल्स ये वाले चैप्टर में अगर हम 10 to 11 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 10 to 11 क्वेश्चंस इन टोटल, तो हमारा ये चैप्टर हो गया समझो, ठीक है. अब इसमें जो फर्स्ट अपने को पढ़ना है बच्चों टॉपिक, टॉर्क को यूज़ करके, यूजिंग टॉर्क एक्सप्रेशन, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों, यूजिंग टॉर्क एक्सप्रेशन है ना, हमको डिराइव करने सीखना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, ऑफ अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों इस चैप्टर का, ठीक है. हमने जो टॉर्क का डेरिवेशन किया था बच्चों 11th स्टैंडर्ड में, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इस टॉर्क का फॉर्मूला जो है इसको यूज़ करके हमको पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बार मैग्नेट का, जब हम उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो हम डिराइव करेंगे. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन जो होगा बच्चों, उसमें क्या रहेगा कि एक बार मैग्नेट है, अगर हमने उसको किसी फील्ड में लगाया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा उस पर, बट ऑब्वियस है कि टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है. तो एंगुलर ऑसिलेशंस जो है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, एंगुलर ऑसिलेशंस जो है वो करने वाला है. तो हमको जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा ना, उसमें हम यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड एक्सप्रेशन हम निकालेंगे फॉर द एंगुलर ऑसिलेशन. जो एंगुलर ऑसिलेशन ये बनाएंगे मोशन में, उस एंगुलर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है. अच्छा, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज बच्चों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, और ये बोर्ड में ऑलरेडी बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है. तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना. हमको ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें हम एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन orbital magnetic moment to angular momentum of the revolving electron, ठीक है. कभी कभी एग्ज़ाम में बच्चे जब वो ये पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि प्रूव दैट एम या एम ओ इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू, ठीक है. किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये एम ओ जो है ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे इसको हम नोटेशन लिखते टाइम पे ऐसे लिखेंगे, एम ऑर्बिटल, ठीक ना. यही जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो यहीं पे हम एक और टर्म सीख लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बोर मैग्नेटॉन जो है, इसका रिलेशन क्या होगा यहाँ से, ये भी हम यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, ठीक है बच्चों. नाउ गोइंग अहेड विद द फोर्थ वन. तो फोर्थ वन एक थ्योरी क्वेश्चन होगा कम्प्लीटली, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ब्रीफ, एकदम छोटा, 1 से 2 मार्क के लिए बच्चों. मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है. ये एक हमारा थियरी का क्वेश्चन होगा. तो मेरे लिए ये मेरा चौथा क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है. जैसे ही हमने इतना पढ़ लिया बच्चों, ध्यान देना, फिफ्थ क्वेश्चन में हम एक डेरिवेशन पढ़ते हैं, और ये डेरिवेशन होता है रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुन लेना अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
इसके ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड के पेपर्स में। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव permeability, relation between relative permeability and magnetic susceptibility। ये जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। फॉर द टाइमिंग ये समझ लो एक हमारा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम लाइन विल बी डिफरेंस बिटवीन देखो बच्चों, हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मटेरियल जो रहते हैं उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम ब्रॉडली जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमको इन तीनों कैटेगरीज के डिफरेंस लिखने हैं। पहला होता है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा होता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और तीसरा आपका होता है बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये जो तीनों मटेरियल्स हैं ये कैसा है ना, बारी बारी कभी ये लोग डाई और पैरा के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, कभी पैरा और फेरो के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, और कभी डाई और फेरो के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। तो ये हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगेन हम पढ़ते टाइम पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा इसी लाइन में बच्चों, ध्यान देना, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन क्यूरी लॉ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते टाइम पे इसको भी ज़रूर हम ध्यान देंगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्यूरी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों हमने फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया, तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है देयर इज़ अ थियरी विच इज़ कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम एक बार फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला टॉपिक इसी में आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये पेपर में जब क्वेश्चन आता है बच्चों, इस टेम्परेचर को क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो टेम्परेचर बेस्ड रहता है, और इसको पढ़ते टाइम पे हमको एक टॉपिक आएगा क्यूरी टेम्परेचर। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप ये टॉपिक्स हाईलाइट करके रखते हो आपके पास, तो ये पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको यहाँ से पता चल जाता है। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, अगले पेज पे आ जाओ। जो 10th क्वेश्चन होगा हमारा बच्चों, 10th क्वेश्चन, वो 10th क्वेश्चन में हम प्रिसाइजली क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना बच्चों। 10th क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा हिस्टेरेसिस लूप एंड साइकिल, ठीक है। कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उसको हम हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस साइकिल के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला अगेन एक थियरी क्वेश्चन है आपका, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे बेसिक्स, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बट नॉट द लीस्ट इज योर मैग्नेटिक शील्डिंग। कोई भी जो स्पेस रहता है, अगर हमने उसको इस तरीके से बना दिया कि उस पर्टिकुलर रीजन से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है, तो हम बोलते हैं कि हमने एक मैग्नेटिक शील्ड बना दिया है बच्चों। तो ये हमारा लास्ट थियरी क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर का। तो अगर आप एक बार ध्यान से सुनोगे बच्चों, तो हमारे ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर जो है, अगर हम बोर्ड स्पेसिफिक इसको पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे 12 क्वेश्चंस में ये पूरे के पूरे चैप्टर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आज के सेशन में बच्चों मैंने जो आपको स्टार्टिंग के जो 2 बताए, फर्स्ट एंड सेकेंड वन, ये हमारा आज का 2 क्वेश्चन होगा बच्चों। एक तो हम पढ़ेंगे कि टॉर्क के एक्सप्रेशन के हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेट का क्या होगा, और दूसरा हम निकालेंगे टाइम पीरियड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। चलो, तो गोइंग अहेड विद दीज थिंग्स, ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन पे हमारे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बच्चों, ध्यान से सुनना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा मैंने आपको बताया था, तो अभी हमने आपका टाइम बचे इसलिए मैंने क्या किया है बच्चों, पहले से एक ऑलरेडी ड्राइंग बनाया हुआ है, तो ये ड्राइंग मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, हाईलाइटर से बता रहा हूँ। ये आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये बार मैग्नेट को हमने इस एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, देखो आप सबको पता है बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आपका डायरेक्शन है। ठीक है, तो एम और बी के बीच में एंगल कितना है, देखो थीटा है। ठीक, तो क्या होगा, देखो एम बी जो है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक एम बी जो है आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान देना, अगर इस तरफ एम बी है तो इस तरफ भी एम बी है, ये पॉजिटिव होता है, और इधर पे जो जाएगा वो क्या रहता है बच्चों, नेगेटिव रहता है। मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एनसी के फॉर्म में और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, हमने ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ऐसा बार मैग्नेट जब कभी भी हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है जो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो बच्चों पहले तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में वही बता दिया आपको, ये कंसिडर बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, ये तो थियरी हो गई हमारी। फिर मैंने बोला कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों कि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको यूज़ करके हम ये डेरिवेशन अभी पढ़ने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों। ठीक, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा थियरी आपको ऑलरेडी लिख दिया है ताकि हमारा टाइम कम लगे। देखो क्या होता है, ये जो टॉर्क मैंने अभी लिखा, ये टॉर्क क्या करता है, ये टॉर्क जो है वो ये जो टॉर्क है हमारा, ये इस बार मैग्नेट को घुमा के पैरेलल करने की कोशिश करेगा फील्ड के जैसा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बाबा ये घूम रहा है, फिर बाद में क्या होगा, ये रिटर्न होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, तो अगर ये इस तरफ टर्न कर रहा है तो कोई तो एक टॉर्क होगा जो इसको रोटेट करके वापस अपोजिट लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो ध्यान रखना बच्चों। So this torque tries to align the dipole in the direction of the field and one has to be done in rotating the dipole against the action of this torque. तो इसके अगेंस्ट अपने को वर्क करना पड़ेगा अगर अपने को रिटर्न में लेके जाना है, और ये वर्क डन जो रहता है वो स्टोर हो जाता है बच्चों किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के फॉर्म में। ठीक, अब मान लो अगर छोटा एक वर्क है, लेट डी डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मान लो इनिशियली थीटा 1 से हम उसको थीटा 2 तक लेके जाना चाहते हैं, हमने जो ड्राइंग में है वो थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, बट अगर हम इन जनरल डेरिवेशन करने के हिसाब से चले बच्चों, तो मैंने क्या बोला, मान लो अगर हमको वर्क डन जो है वो निकालना है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा वर्क डन जो है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब मैं डायरेक्टली बच्चों क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू एम, वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ध्यान से देखना बच्चों, डी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, आपको पता है डी डब्ल्यू क्या है हमारा, डी डब्ल्यू है हमारा टाउ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये टाउ थीटा हमारे पास क्या है बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि टॉर्क जो रहता है वो क्या रहता है, एम बी साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा एम बी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2। आई होप दिस मच इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना, जब आप इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इनिशियली एक बेसिक अपन उसको ये ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको लिख देंगे माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, थीटा 1 से लेके 1 मिनट स्टूडेंट्स, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। सो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 से लेके थीटा। सो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि हमारा जो आपका ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी था यू एम, ये क्या हो गया, थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का मैंने बोला इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सो एम बी और माइनस मैंने बाहर ले लिया और कॉस थीटा इधर हो गया आपका। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 इसकी लिमिट हो गई। ठीक, अब ध्यान से सुनना बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। ठीक है, अभी अगर मैंने लिमिट पुट कर दिया बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट देना बच्चों, यहाँ पे लिमिट में क्या हो जाएगा, यू एम जो है ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस एम बी वैसे ही रहने वाला है, तो ब्रैकेट के अंदर एक बार आएगा आपका कॉस थीटा 2 माइनस एक बार आएगा आपका कॉस थीटा 1। ठीक है, कॉस थीटा 2। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल हमारे ऊपर रहता है, हम इन दोनों में से कोई एक इनिशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 0 कर लेते हैं। तो अगर मैं थीटा 1 को
अगर मैं थीटा 1 को 90 डिग्री ले लूँ, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, सो टेकिंग थीटा 1 एज 90 डिग्री एंड थीटा 2 एज थीटा, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, यू एम जो है वो हो जाएगा माइनस एम बी इंटू दिस इज कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 तो जीरो होता है बच्चों, यानी ये जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तो मेरे पास खाली यू एम कितना बचेगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे लिए हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। और ये हमारा हो गया, दिस इज required expression for the potential energy of a bar magnet placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। अब इसमें क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमने अभी डिराइव किया ना, इसमें 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, केसेस। सो 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। केस 1 में क्या करेंगे बच्चों, एकदम सिंपल रखता हूँ। केस 1 में क्या करेंगे, थीटा जो है अगर वो 0 डिग्री हो गया, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो आपका यू एम जो है वो क्या हो जाएगा, यू एम हो जाएगा आपका माइनस एम बी इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो तो 1 होता है, यानी कि यू एम हो जाएगा आपका कितना, माइनस एम बी, ठीक। अब ये जो माइनस एम बी आया है बच्चों, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अभी बच्चों शॉर्ट में मैं पी डॉट ई डॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। केस 2 की बात कर लो बच्चों। केस 2 में सपोज करो अगर थीटा का वैल्यू जो है वो अगर वो 180 डिग्री हो गया, तो फिर हमारा यू एम जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी इंटू कॉस 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है, यानी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे को आंसर मिलेगा यू एम इज प्लस एम बी। दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और लास्ट केस बच्चों यहीं ख़त्म कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो यू एम जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। सो ये आपका जो मैंने अभी सिखाया बच्चों, ये जो है हमारा दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे 3 रिक्वायर्ड केसेस हो गए, जब थीटा 0 डिग्री है, 180 डिग्री है और 90 डिग्री है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं एंगुलर पोजीशन जो है आपका, मतलब थीटा जो है, थीटा क्या क्या था, 0 डिग्री था, 180 डिग्री था और 90 डिग्री था। और हमारा यू एम क्या था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी माइनस एम बी और 0। तो अगर मैं एंगुलर पोजीशन जो है मैग्नेट का और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं उनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो मैं बच्चों अभी क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर पोजीशन थीटा एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द मैग्नेट। तो अब ये ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों, ध्यान से सुन लेना। अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं स्टूडेंट्स, तो ये कैसा होगा, ध्यान से देखो। ये आपका हो गया, ये आपकी हो गई 0 लाइन टू स्टार्ट विथ। अब देखो आपकी, सपोज करो इस लाइन पे अगर मैंने एंगल लिया बच्चों, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है। सो दिस इज़ योर 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इस लाइन पे हमने क्या लिया है, थीटा लिया है इधर, ठीक है।
और इधर हम UM ले रहे हैं, इधर और इधर, ठीक। अब क्या होगा देखो, इधर अगर मैंने मैक्सिमम लिया +MB और अगर इधर मैंने मिनिमम लिया -MB, तो 0 पे हमारे पास क्या था, जब cos 0 था तो हमारे पास, ध्यान देना बच्चों, cos 0 था तो हम कहाँ थे, यहाँ थे cos 0 पे। फिर हम 90 पे कहाँ चले गए, 0 पे पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर हम 180 पे कहाँ चले गए, मैक्सिमम पे चले गए, हम यहाँ चले गए, ठीक है। तो अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया ये डेरिवेशन, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, मैग्नेटिक मटेरियल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। कोई बार मैग्नेट है तो अगर वो एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, जैसा अभी हमने देखा था कि वो एंगुलर ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, जब भी हम उसको रखेंगे तो उसका एंगुलर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है बच्चों, ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों। अब कुछ थियरी की चीज़ें हैं बच्चों, मैंने पहले से लिख के रखी है, तो ये मैं समझाते जाता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। मान लो एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I, और अपन ने उसको फ्रीली सस्पेंड किया है एक स्ट्रिंग से। रिस्टोरिंग टॉर्क जो रहता है, सपोज करो कि अगर वो टॉर्क घूम रहा है, वो जो टॉर्क जो है बच्चों, अगर वो रोटेट कर रहा है, अभी सपोज करो मैंने एक बार मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग से लटका दिया बच्चों, तो क्या होगा, वो जब टर्न करेगा तो अगर वो टर्न कर रहा है, वो टॉर्क अगर उसको रोटेट कर रहा है, तो अगर वो आगे जाएगा ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और मैं बोलता हूँ कि बाद में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न आ रहा है, तो मतलब कोई तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो उसको रिटर्न लाने की कोशिश करेगा। मतलब हमारा मैग्नेट जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल से धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है और बाद में आके वो रुक जा रहा है, ऐसा है। मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क जो हैं, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों बैलेंस होंगे, तो वो जितना आगे जाएगा वो उतना ही पीछे आके वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच पाएगा, ठीक है। अब ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बच्चों, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है हमारा, ये हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, ठीक है। वेयर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर जो है आपका, ये हमारे लिए क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है हमारे लिए, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चलो पहले से एक पॉइंट लिख के रखा हूँ, ध्यान से सुनना। लेट द मैग्नेट बी रोटेटेड इन डायरेक्शन, तो मैंने जैसा बोला, मैग्नेट अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब क्या होगा, आपको एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कराना पड़ेगा उसको ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। तो हमने अभी जो लिखा था पहले वो क्या था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट लगेगा, जो उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करे ताकि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाए बच्चों, ठीक है। तो इन दैट केस जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि फॉरवर्ड मोशन जो रहता है टॉर्क का, वो आपका एम बी साइन थीटा होता है, तो अगर उसके रिवर्स में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, -MB साइन थीटा। तो बच्चों मैंने लिख दिया कि टाउ इज इक्वल टू -MB साइन थीटा, ठीक है। और हमारे लिए हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें बच्चों, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब हम राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज़ नथिंग बट -MB साइन थीटा, ठीक है। आप सबको पता है कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा जो रहता है इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, एंड इन दैट केस
हम लिख सकते हैं आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। ठीक, अब यहाँ से अगर ये स्टेप लिख दिया तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, आप सबको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम पता होगा। इफ़ यू डोंट नो, नॉट एन इशू। जब हम ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वापस यहाँ पे डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको खाली लिख के बता देता हूँ, आप इसको इसी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एसएचएम का, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों। ठीक है, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज गिवन एज, वो हम लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, वेयर एक्स इज़ लीनियर एंड थीटा जो है वो एंगुलर में है। ठीक है, तो अगर अपन कंपेयर करें एक्स और थीटा को एनालॉगी समझ के, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा बच्चों कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर अपन एनालॉगस मान के कंपेयर करें तो हमको क्या समझ में आएगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एम बी इंटू आई के। ठीक है, और आप सबको यहाँ से ओमेगा कितना मिल जाएगा, अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, हम सबको टाइम पीरियड पता होता है, ध्यान से सुन लो। टाइम पीरियड इज गिवन बाय, अब बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये एंगुलर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और हमको ओमेगा तो मिल गया, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा के जगह पे पीछे क्या मिला था बच्चों, इसको हम इक्वेशन 5 बोल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इज अंडर रूट एम बी अपॉन आई, तो अंडर रूट एम बी अपॉन आई, और ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक, ये वैल्यूज उठा के पलटी कर दिया तो हमारा टाइम पीरियड हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया बच्चों। कोई भी बार मैग्नेट को एंगुलर ऑसिलेशन होने पे जो टाइम पीरियड होता है वो ये टाइम पीरियड होता है। सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर oscillation of the bar magnet। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करेंगे बच्चों। ऑल राइट, थैंक यू।